मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर कॉइल, क्या है फार्मूला? मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर कॉइल, क्या होता बेटा इसका फार्मूला? मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी का बोलो जल्दी से। अगर मान लो ये कॉइल है कोई, इसमें करंट फ्लो हो रहा है, इंडक्टेंस दिया हुआ इसका, इस पे करंट मान लो I इक्वल्स टू 5 एम्पियर का फ्लो हो रहा है, इसका सेल्फ इंडक्टेंस 200 मिली हेनरी है, ठीक है, 200 मिली हेनरी। तो इस कॉइल में कितना मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी? जो एनर्जी स्टोर होती है इंडक्टर कॉइल में, इंडक्टर कॉइल बेसिकली एक प्रकार का सॉलिनॉइड है ना। इंडक्टर कॉइल बेसिकली बेटा एक प्रकार का सॉलिनॉइड होता है ना। तो फार्मूला क्या होता है बेटा पोटेंशियल एनर्जी का? फार्मूला इट विल बी गिवन बाय हाफ ऑफ एल आई स्क्वायर, हाफ ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस 200 मिली हेनरी मतलब 10 टू द पावर -3। करंट कितना फ्लो हो रहा है यहाँ पे 5, तो आंसर आपका आ जाएगा जूल में। तो इट विल बी 100 into 10 to the power -3 into 25 joule, so it will be 25 into 10 to the power -1 joule या फिर 2.5 जूल के बराबर इस इंडक्टर कॉइल में एनर्जी इतनी स्टोर हो रही है। यहाँ पे हमने क्वेश्चन बना दिया, ठीक है। अब एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला क्या है? किसी जगह पे अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला होता बेटा 1/2 b स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। इसकी यूनिट क्या रहती है? जूल पर मीटर क्यूब इसकी यूनिट रहती, जूल पर मीटर क्यूब। तो किसी भी जगह पे अगर मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, जैसे ये किसी जगह पे किसी स्पेस पे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है एंड सपोज इट इज इक्वल्स टू 20 टेस्ला, तो और ये यूनिफॉर्म है यहाँ पे मान लो, तो हमें एक ऐसे क्यूबिकल वॉल्यूम में ये एक क्यूबिकल वॉल्यूम मैंने इमेजिन किया कि भाई इसके अंदर कितनी एनर्जी आ रही है, और इस क्यूब की जो साइड है यहाँ पे इट विल बी इक्वल्स टू सपोज 10 सेंटीमीटर, तो इसके अंदर कितनी एनर्जी आएगी? इट इज टोटल मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कैसी यहाँ पे कांस्टेंट है। तो वैल्यू पुट कर देते बेटा हम लोग 1/2। मैग्नेटिक फील्ड कितनी है यहाँ पे? मैग्नेटिक फील्ड इज 20 का स्क्वायर, और म्यू नॉट की वैल्यू होती 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7, और वॉल्यूम हो जाएगा a क्यूब मतलब 10/100 का होल क्यूब, समझ गए? क्योंकि यहाँ पे इसका वॉल्यूम बनेगा a क्यूब। तो सॉल्व करने पे इट विल बी 400/2 इंटू 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7, ये 0 से ये 0 चला जाएगा, इंटू 1 अपॉन कितना आएगा यहाँ पे 100। तो ये आंसर अब काय में बनेगा? आपका जूल में बनेगा। तो ये जो डिस्कशन है बेटा ये हम लोगों ने कल किया हुआ है ना। देखो मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर कॉइल, क्या फार्मूला आया था? हाफ एल आई स्क्वायर। कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होती है, कैपेसिटर में, उसमें क्या फार्मूला बनता है? कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होती है क्या फार्मूला आता है वहां पे? हाफ ऑफ सी भी स्क्वायर आता, फिर उसको और अलग अलग फॉर्म पे हम लोग लिखते हैं, है ना। यहाँ पे बस मैंने वैल्यू पुट किया कि इस इंडक्टर कॉइल में 5 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, इसका सेल्फ इंडक्टेंस 200 मिली हेनरी है, तो इसमें कितनी एनर्जी स्टोर होगी ये निकाल दी हमने। ऐसे यहाँ पे देखो एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला ये होता है, मतलब इसकी जो यूनिट है जूल पर मीटर क्यूब। किसी जगह पे किसी स्पेस पे मान लो इतनी मैग्नेटिक फील्ड दी हुई है, 20 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड है, तो यहाँ पे एक छोटा सा क्यूबिकल स्पेस हमने लिए जिसकी साइड 10 सेंटीमीटर है। इस स्पेस में कितनी टोटल मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी आएगी?
उसके लिए क्या कर रहे हैं हम लोग, एनर्जी डेंसिटी में किसका मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, वॉल्यूम का मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। तो एनर्जी डेंसिटी का ये फार्मूला है, इसी में हमने क्या किया, यहाँ पे वैल्यू पुट किया बस। समझ गए, समझ गया बेटा इसको? अरे बोलो जल्दी से, समझ गए कि नहीं? हेलो, समझ गए, समझ गए? कोई बोलते नहीं है यार। ओके, फटाफट नोट करो इसको, जरा नोट करो जल्दी से। नोट करो जल्दी से बेटा। सर हाँ बोलो बेटा। सर ये डबल समझाना तो सर, मैं नेटवर्क इशू के कारण सर मैं छत पे आ गया सर अभी। ओके बेटा, देख ये इंडक्टर कॉइल दी हुई है यहाँ पे, ये एक इंडक्टर कॉइल दी है, ये एक इंडक्टर कॉइल है, ठीक है। इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है, 5 एम्पियर का। सेल्फ इंडक्टेंस कितना है, 200 मिली हेनरी। तो इस इंडक्टर कॉइल में कितनी मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी वो फाइंड आउट करना है। तो मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या है, हाफ ऑफ एल आई स्क्वायर। समझ गए, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या है, हाफ ऑफ एल आई स्क्वायर। तो सिर्फ वैल्यू पुट कर दिए हमने। एल की वैल्यू है 200 मिली हेनरी। तो बेटा मिली को कन्वर्ट करना 10 टू द पावर माइनस, ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखना है ना। करंट कितना, 5 एम्पियर। और फिर सारा डेटा आपने एसआई सिस्टम पे लिए है, इसलिए इसका आंसर किस में आ जाएगा, जूल में आ जाएगा। यहाँ पे फिर बस मैंने कैलकुलेशन किया। दूसरा जो पार्ट है क्वेश्चन का, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी का। मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है, हाफ ऑफ बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। इसकी यूनिट क्या रहती है, जूल पर मीटर क्यूब। तो एक ऐसा स्पेस दिया है जहां पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, 20 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड है, 20 टेस्ला। तो एक क्यूबिकल वॉल्यूम मैंने इमेजिन किया यहाँ पे, इसकी साइड 10 सेंटीमीटर है। यहां पर कितनी मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी ये हमने फाइंड आउट किया। तो अगर कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड है, कितनी मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रही है, कैसे निकालोगे, एनर्जी डेंसिटी में उस जगह के वॉल्यूम का मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन ये फार्मूला तभी वैलिड रहेगा जब फील्ड कांस्टेंट है। कांस्टेंट नहीं है तो इंटीग्रेट करके निकालते फिर, ठीक है ना। तो ये वैल्यू पुट कर दी अपन ने, यूवी की वैल्यू ये है, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 1/2, मैग्नेटिक फील्ड 20, तो 20 का स्क्वायर। और म्यू नॉट की वैल्यू याद है कि नहीं आप लोगों को, म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है, इट विल बी 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 इन एसआई सिस्टम। ये म्यू नॉट की वैल्यू होती है, ठीक है। समझ गए, हेलो, समझ गए ऋषि अभी, हेलो ऋषि समझ गया, ऋषि, अरे भाई समझ गया कि नहीं ऋषि, हेलो ऋषि समझ गया? सर नहीं सर, नेटवर्क इशू के कारण कुछ समझे ही नहीं सर। बेटा 3 बार रिवाइज कर चुका हूं मैंने अभी इसको।
ठीक है, अभी कुछ अगर मिस भी हो रहा तो वहां पे आएगा ना फिजिकल क्लास में, वहां पे बता दूंगा, चिंता मत करें, है ना। ठीक है। हाँ सर नेटवर्क का प्रॉब्लम रहेगा तो मैं लीव कर दूंगा क्लास। ठीक है, कर देंगे। ये क्लियर हो गया बच्चों? हेलो, समझ में आ गया? ये समझ में आ गया? सर आगे बढ़ते हैं, पता नहीं है। और आप लोग ना नेटवर्क ऐसी जगह पे बैठा करो यार जहाँ पे नेटवर्क। सर स्क्रीनशॉट। अरे अभी तो मिटा दिया मैंने, थोड़ी देर पहले ले लेता। कोई बच्चा सेंड कर देना, शेयर कर लेना, लिखने के लिए भी रोका था मैं। अभी हम लोग आगे का टॉपिक पढ़ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है, म्यूचुअल इंडक्टेंस अभी, है ना। म्यूचुअल इंडक्टेंस आज का टॉपिक। जैसे सेल्फ इंडक्टेंस होता है वैसे ही म्यूचुअल इंडक्टेंस भी होता है। जैसे सेल्फ इंडक्टेंस रहता है ना, वैसे म्यूचुअल इंडक्टेंस भी रहता है। सो नाउ दिस इज पेज नंबर 2, सेकंड पॉइंट। क्लास पूरा करना भी यहाँ पे। म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्शन, और जो ये म्यूचुअल इंडक्शन प्रॉपर्टी हो गई एक प्रकार से। जैसे कैपेसिटेंस क्या होती है, एक प्रॉपर्टी होती है ना, वैसे म्यूचुअल इंडक्शन एक प्रॉपर्टी है। म्यूचुअल इंडक्शन, सो देख लो अभी भाई म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में थोड़ा सा, है ना। ये मेरे पास ना कोई दो कॉइल लिया हूं मैंने ऐसी, ठीक है। मेरे पास यहाँ पे दो कॉइल हैं, एक कॉइल मैं ऐसी बना देता हूँ, ये देखो, ये एक कॉइल अपन ने बना दी है ऐसी। ये एक कॉइल दिख रही है आपको, है ना, और एक कॉइल ये है मान लो। सो देयर आर टू कॉइल्स, समझ गया बेटा, ये दो कॉइल आपको दिख रही है ऐसे, है ना। तो अगर एक कॉइल में करंट चेंज हो तो दूसरी कॉइल के फ्लक्स में चेंज आएगा। मतलब एक कॉइल में अगर करंट दोगे तो उस कॉइल का फ्लक्स दूसरी कॉइल में बनेगा, उस मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने के कारण। इसको डायग्रामेटिकली हम लोग देखते हैं, है ना। डायग्रामेटिकली अगर हम लोग देखें, देखो यहाँ पे डायग्राम यहाँ पे बना देता हूं मैं। सपोज बेटा ये एक कॉइल है यहाँ पे, वन मिनट, डायग्राम इधर बनाता हूँ, ठीक है। ये एक कॉइल है यहाँ पे, ठीक है, और दूसरी कॉइल हमने ये लिए यहाँ पे, ये ऐसे। अब मान लो यहाँ पे हम लोग करंट देते हैं इस कॉइल में, ये इस कॉइल में करंट फ्लो हो रहा है। ये कौन सी कॉइल हो गई, प्राइमरी, और ये वाली कॉइल कौन सी हो गई, सेकेंडरी कॉइल हो गई। हमने प्राइमरी कॉइल में करंट दिया है, ठीक है, हमने प्राइमरी कॉइल में करंट दिया है। सो दिस इज I1। I1 मतलब ये है आपकी फर्स्ट कॉइल और ये वाली है आपकी सेकंड कॉइल, है ना। फर्स्ट वाली कॉइल में करंट दोगे तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होंगी, बराबर, इसमें मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होंगी, और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसी कुछ लूप बनाएंगी यहाँ पे, क्लोज्ड लूप ऐसी बनेंगी यहाँ पे। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन किसकी है, कौन सी कॉइल की है, फर्स्ट वाली कॉइल की है, ठीक है। दीज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर ऑफ फर्स्ट कॉइल, समझ गए? हेलो, समझ गए बेटा? ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है कौन सी कॉइल की, फर्स्ट कॉइल की। और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन किसके साथ भी पास हो रही है, कौन सी वाली कॉइल से भी पास हो रही, बोलो जरा। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ फर्स्ट कॉइल एंड इट इज passes through the second coil also, है ना। पहली वाली कॉइल, हाँ सर मतलब पहले कॉइल में करंट जनरेट किए तो दूसरे कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होंगी। हाँ बिल्कुल सही। पहली कॉइल में हमने करंट अगर दिया मतलब इसमें फील्ड बनी, तो उसी की मैग्नेटिक फील्ड दूसरी वाली कॉइल में भी पहुंच गई, ठीक है।
समझ गए इतना? हाँ और सर। अगर हम मान लो दूसरी कॉइल में करंट देते तो इसकी फील्ड इसके साथ एसोसिएट हो जाती। तो यहाँ पे क्या करते बेटा हम लोग, यहाँ पे एक मैं गैल्वेनोमीटर लगा देता हूँ ऐसा, ये एक गैल्वेनोमीटर मैंने लगा दिया यहाँ पे, है ना। अच्छा थोड़ा सोचो कि अगर मान लो ये वाली जो कॉइल है इसका करंट, ये की है और ये वाली की को बार बार चालू बंद करोगे तो क्या होगा इससे? अगर हम लोग ये वाली की को बार बार चालू बंद करेंगे तो क्या होगा? कुछ होगा कि नहीं होगा? अगर हम लोग इस की को बार बार चालू बंद करेंगे तो क्या होगा, क्या इफेक्ट होगा उसका? हाँ सर फ्लक्स में चेंज आएगा। हाँ, ये जो करंट, ये जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही ना, ये बार बार क्या होंगी, कम ज्यादा होंगी ऐसे, है ना। बार बार बंद चालू होंगी, बंद चालू होंगी। और बार बार अगर बंद चालू होंगी तो ये जो सेकंड वाली कॉइल है इसका भी फ्लक्स क्या होगा, बदलेगा, है ना। इसका भी फ्लक्स बदलेगा। और अगर इसका फ्लक्स बदलेगा तो जो गैल्वेनोमीटर यहाँ पे आपने लगाया है, इस गैल्वेनोमीटर में क्या आने लगेगा, डिफ्लेक्शन आएगा कि नहीं आएगा? दिस इज गैल्वेनोमीटर। इस गैल्वेनोमीटर में भी क्या होगा, अगर यहाँ पे बार बार चालू बंद करोगे तो यहाँ भी करंट इंड्यूस होगा। और अगर ये कांस्टेंट है, यहाँ पे कांस्टेंट करंट जा रहा है, तो इसमें जो फ्लक्स है अगर उसकी वैल्यू कांस्टेंट है तो फिर गैल्वेनोमीटर कोई रीडिंग शो नहीं करेगा। लेकिन अगर यहाँ का करंट चेंज हो रहा है, ये बटन को बार बार चालू बंद करो, चालू बंद करो, तो जो फील्ड लाइंस है वो भी बार बार चालू बंद होंगी। और चालू बंद होने से यहाँ पर का जो फ्लक्स है, यहाँ पर भी फील्ड आएंगी जाएंगी, आएंगी जाएंगी। क्या होगा, यहाँ पर फ्लक्स बदलेगा। और अगर ये फ्लक्स बदलेगा तो यहाँ पे इंड्यूस करंट आ जाएगा। तो कितनी इंटरेस्टिंग बात होगी। शुभ ने जो डेफिनेशन बताया था, क्या डेफिनेशन बताया था भाई तुमने? शुभ है कि नहीं? हेलो शुभ है, सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है? ठीक है। तो पहली वाली कॉइल में करंट में चेंज होने से, पहले वाली कॉइल में करंट चेंज होने से दूसरी वाली कॉइल में करंट इंड्यूस हो रहा है। पहली वाली कॉइल में करंट में चेंज कर रहा है और दूसरी वाली कॉइल में भी करंट आ रहा है। इसीलिए तो इसका नाम क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल, म्यूचुअल मतलब समझ गए कि नहीं? एक हो गया सेल्फ वाला, सेल्फ वाला। अच्छा एक और बात है कि यहाँ पे बार बार अगर आप चालू बंद करोगे तो इसके खुद के अंदर भी ईएमएफ डेवलप होगी, सेल्फ इंडक्टेंस वाली, लेकिन वो सिर्फ प्राइमरी में होगी। और दूसरे वाले में जो आ रही है वो कौन सी आ रही है, म्यूचुअल वाली आ रही है। म्यूचुअल, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग मतलब दो लोगों के बीच में आपस में, समझ गए ना। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का मतलब अंडरस्टैंडिंग अच्छी। म्यूचुअल, म्यूचुअल वर्ड क्यों यूज करते हैं? तो इसका नाम भी वही हो ना, म्यूचुअल इंडक्शन, है ना। तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो गई भाई, हाँ मेरे में करंट चेंज हो रहा है तेरे में भी हो जाए, हो गई कि नहीं अंडरस्टैंडिंग ऐसी। इसमें करंट चेंज हो रहा है, इसमें भी करंट बन जाए, यही तो हुआ म्यूचुअल इंडक्शन यहाँ पे, समझ गए। और जो ट्रांसफॉर्मर होते हैं, पता है ना, ट्रांसफॉर्मर देखा है कि नहीं देखा? ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर देखा है? हेलो, ट्रांसफॉर्मर देखा है ना? हाँ, तो जो ट्रांसफॉर्मर होते हैं वो इसी प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, इसी प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं। तो अब हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे पे। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं फ्लक्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल, फ्लक्स ऑफ एस कॉइल is proportional to current in P coil। समझ गए कि नहीं? मतलब कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है सेकेंडरी कॉइल का, इट इज प्रोपोर्शनल टू करंट इन प्राइमरी कॉइल, ऐसा। ये है टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स। फ्लक्स ऑफ एस कॉइल इज प्रोपोर्शनल टू करंट इन पी कॉइल। एस कॉइल का फ्लक्स पी कॉइल के करंट पे डिपेंड करेगा, समझ गए ना। एस कॉइल का फ्लक्स इसके करंट पे डिपेंड करेगा बेटा, इसका फ्लक्स इसके करंट पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, समझ गए कि नहीं। और जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन यहां पे हटाओगे तो क्या लग जाएगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ एस विथ रिस्पेक्ट टू पी इक्वल्स टू करंट इन पी। ठीक है, समझ गए कि नहीं? हेलो,
अरे समझ गए कि नहीं? इट इज गिवन बाय इक्वेशन नंबर 1। या फिर ये वाली कॉइल का करंट या फिर इस कॉइल का फ्लक्स ये वाली कॉइल के करंट पे डिपेंड करेगा, इसका फ्लक्स इसके करंट पे डिपेंड करेगा, और अगर हम यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा दें और इसमें करंट दें ये वाली कॉइल में, तो इसका फ्लक्स इसके करंट पे डिपेंड करेगा। मतलब करंट दूसरी कॉइल का, फ्लक्स दूसरी कॉइल का। म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए ध्यान रखना है ऐसा, ठीक है। एंड सिमिलरली ऐसा मैं लिख दूं यहाँ पे, सिमिलरली फ्लक्स ऑफ P coil is proportional to current in S coil। मतलब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पे, फ्लक्स इन P coil, फ्लक्स इन P coil मतलब नंबर ऑफ टर्न्स है यहाँ पे, एंड 5P मतलब एक सिंगल टर्न के लिए फ्लक्स है, इक्वल्स टू म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ P coil विद रिस्पेक्ट टू सेकंड कॉइल इक्वल्स टू करंट इन सेकेंडरी कॉइल। दिस इज इक्वेशन नंबर 2 हियर, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 2 है यहाँ पे। तो यहाँ पे बेटा ये वाली कॉइल में कितने टर्न है? देयर आर NP टर्न। और ये वाली कॉइल में कितने टर्न है? NS टर्न है। N का मतलब यहाँ पे टर्न से रिलेटेड है, और फाई S का मतलब ये एक जो फाई यहाँ पे लिखा हूं मैंने वो फ्लक्स थ्रू वन टर्न। फाई इज फ्लक्स। सर वो क्या है 5? हाँ, फाई मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए सिंबल यूज करते हैं ना अपन, मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए जो सिंबल यूज करते हैं वो है। तो फाई का मतलब एक टर्न के लिए फ्लक्स, एक टर्न के लिए कितना फ्लक्स है, और टोटल फ्लक्स मतलब यहाँ पे टोटल कितने टर्न है, तो यहाँ पे टोटल कितने टर्न हो गए? NS टर्न हो गए। यहाँ पे टोटल कितने टर्न हो गए? जैसे 1 2 3 दिख रहा है, तो हमने इसको NP लिख दिया यहाँ पे। तो फ्लक्स थ्रू वन टर्न इट इज 5, और N क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ टर्न्स है। दिस इज नंबर ऑफ टर्न्स। और यहाँ पे जो हम लोग लिखते हैं लेफ्ट साइड में, ये टोटल फ्लक्स होता है, ये टोटल फ्लक्स है। सो विदाउट प्रूफ मैं एक चीज बता दूं यहाँ पे, फॉर द गिवन ओरिएंटेशन, इस गिवन ओरिएंटेशन के लिए इक्वेशन 1 और 2 से यहाँ पे सीधा सीधा लिख दूं, फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी, प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी, MPS is equals to MSP is equals to capital M, where capital M is called coefficient of mutual induction, coefficient of mutual induction या mutual inductance, है ना? coefficient of mutual induction या mutual inductance। ये प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी के बारे में मैं नहीं जाऊंगा, वो हमारे लिए काम का नहीं है, बस मैंने लिख दिया है ओनली फॉर योर इंफॉर्मेशन। वो हमारे सिलेबस में भी नहीं है कि क्या है ये प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी, इसका कोई प्रूफ की भी हमको जरूरत नहीं है। हमारे लिए जरूरत है ये म्यूचुअल इंडक्टेंस का कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन करने का तरीका, जैसे सेल्फ इंडक्टेंस को हम लोग कैलकुलेट किए थे, वैसे डिफरेंट ओरिएंटेशंस के लिए हम लोग म्यूचुअल इंडक्टेंस कैलकुलेट करेंगे, लेकिन बेसिक ये है उसका। तो एक कॉइल में करंट दिए, दूसरी कॉइल में फ्लक्स बना, तो S कॉइल का फ्लक्स P कॉइल के करंट पे डिपेंड करता है, या फिर P कॉइल का जो फ्लक्स है वो S कॉइल के करंट पे डिपेंड करेगा। ये मैंने सीधा सीधा यहाँ पर लिखा हुआ है। समझ गया बेटा? अरे समझ गए? बोलो जल्दी से भाई, समझ गए कि नहीं? अरे बोलो तो कुछ। अरे वो आपने इक्वेशन में क्या लिखा है सर? कहाँ पे बेटा? सर इधर ये नहीं सर, ये वाले इस साइड में सर, ये उसके ऊपर सर, उसके ऊपर फर्स्ट। हाँ हाँ सर, वहां से बताओ। अरे ये इसी को मैंने मैथमेटिकल लिखा, फ्लक्स ऑफ S कॉइल इज प्रोपोर्शनल टू करंट इन P कॉइल। फ्लक्स ऑफ ये वाली कॉइल का फ्लक्स इस कॉइल के करंट पे डिपेंड करेगा, बस ये तो लिखा हूं मैंने यहाँ पे। समझ गया? तो फ्लक्स ऑफ S कॉइल मतलब टोटल फ्लक्स देखना, एक जो फाई सिंबल है वो एक टर्न के लिए फ्लक्स है, जैसे अगर n टर्न है तो उनका मल्टीप्लाई करो, और ये किसके प्रोपोर्शनल है? ये वाली कॉइल के करंट के प्रोपोर्शनल है। समझ गए? और वो फर्स्ट इक्वेशन में, इसमें फर्स्ट में, हाँ सर वो बताओ।
हाँ अभी देख, यहाँ से जब हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन अगर हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगा देते हैं, समझ गया ना। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाए, एक कांस्टेंट लग गया भाई यहाँ पे, क्लियर हो गया। हाँ सर। प्रोपोर्शनैलिटी हटाओगे तो एक कांस्टेंट लगाओगे, तो वो कांस्टेंट बन गया यहाँ पे, ठीक है, क्लियर। हाँ सर। सर थोड़ा साइड में ना तो स्क्रीनशॉट लेता। लिख नहीं रहा है क्या कॉपी पे? सर छत पे आके बैठा हूँ सर, नेटवर्क नहीं है तो सर बाद में लिख लूंगा। अभी लिख ही लेना, लेकिन क्लास के बाद में ध्यान रखना। हाँ सर क्लास के बाद लिख लूंगा। हो गया नोट करके क्या? और कल रात में मैंने एक डीपीपी डाला है आप लोगों को, वो पूरा सॉल्व करना है ना। फिर आज मैं एक और डालूंगा, एक दो 50 क्वेश्चन की है, लेकिन पूरा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन वाली है, कुछ न्यूमेरिकल्स है, बाकी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। आज करना है सभी को कंपलसरी, क्योंकि शाम की डाउट क्लास में हम लोग वो डीपीपी आज डिस्कस करने वाले हैं। आज आपको जब भी टाइम मिलता है क्लास के बाद में डीपीपी सॉल्व करो बैठ के, 4 बजे से हम लोग डाउट क्लास में उस डीपीपी को डिस्कस करेंगे, ठीक है, समझ गए? हेलो, अरे समझ गए कि नहीं? शाम की डाउट क्लास में हम लोग उसी डीपीपी को डिस्कस करने वाले हैं। आज टाइम निकालो और उस पूरी डीपीपी को सॉल्व करो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डीपीपी है, ठीक है। हो गया क्या नोट करके? ये नोट करके हो गया? डायग्राम में सेकंड दोनों में अलग अलग आता है क्या? क्या बेटा? सर वो जो आपने मैग्नेटिक फील्ड बनाई है, मतलब दोनों में अलग अलग, दोनों साइड अलग अलग क्यों बनाई है? अरे ये वाली कॉइल है, तो ये वाली कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड ऐसी भी बनेंगे, इधर से भी बनेंगे ना। मतलब ये जैसे ये वाली कॉइल है यहाँ पे, इसमें करंट देगा तो इसकी जो फील्ड लाइन वो ऐसी, ये बैर मैग्नेट होती ना एक प्रकार की। तो मैग्नेट की फील्ड लाइन कैसी होती? पूरा 3D पे बनती है ना ऐसी, इधर से बनेगी, तो इधर सर से। एक साइड से इमर्ज होंगे ना पूरी, फिर आपने एक साइड आ भी रही है जा भी रही है, वैसा क्यों बनाया? आ भी रही जा भी रही कैसा बना? मतलब यहाँ, अरे इसकी जो पूरी की पूरी फील्ड लाइन है इसके साथ पूरी एसोसिएट नहीं है। इसकी जितनी बनी है ना, उसकी कुछ एसोसिएट हुई, पूरी नहीं हुई ना। अब इसमें अगर हम इसके जो कुछ है कॉन्फ़िगरेशन वो चेंज कर दे, मान लो ये वाली कॉइल को मैं इसी के अंदर डाल दूं, ऐसा, ये ऐसा अंदर डाल दिया मैंने, समझ गया ना। तो अब इसकी जितनी भी फील्ड लाइन है वो इसके साथ भी एसोसिएट हो जाएंगी। फिर फिजिकल कांटेक्ट ना रहे, लेकिन ये बिल्कुल इसके अंदर है भाई, बिना टच करे हुए अंदर डाल दिए अपन ने। तो ये डिपेंड करेगा कि हम ज्योमेट्री कैसी ले रहे हैं। तो ये जो म्यूचुअल इंडक्टेंस आया ना, जो कांस्टेंट आया है, ये इसी बात पे तो डिपेंड करेगा कि अगर ऐसी कॉइल रखी है तो म्यूचुअल इंडक्टेंस अलग होगा, अगर ऐसी रखे हो तो अलग होगा, अगर ऐसा अंदर इसके इंसर्ट करके रखे हो तो म्यूचुअल इंडक्टेंस अलग होगा। समझ गए कि नहीं? तो म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए इसमें करंट होना जरूरी नहीं है, बस ये दो कॉइल आपने ऐसे अरेंज कर दिए, अब म्यूचुअल इंडक्टेंस बन गया। करंट जाए या ना जाए म्यूचुअल इंडक्टेंस है, वो प्रॉपर्टी है। जैसे कैपेसिटर के लिए, ठीक है, कैपेसिटर के लिए आप उसमें चार्ज दो या ना दो, उसमें कैपेसिटी होती है, ठीक है। तो वैसे म्यूचुअल इंडक्टेंस या सेल्फ इंडक्टेंस, ये कॉइल दिख रही है आपको, सेल्फ इंडक्टेंस है भाई। इसमें करंट दो या ना दो, करंट दोगे तो ये एनर्जी स्टोर करेगा, नहीं दोगे तो नहीं करेगा, सीधी सी बात है। समझ गए ना? आपने इसमें करंट दिया, ये एनर्जी स्टोर कर लेगा, नहीं दोगे नहीं करेगा, ऐसा है। कैपेसिटर है, आप उसमें चार्ज दोगे तो कर लेगा स्टोर, नहीं दोगे तो नहीं करेगा, बट कैपेसिटी तो रहेगी ना। कैपेसिटी का चार्ज से कोई लेना देना नहीं है, पोटेंशियल से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए देखो विडंबना हमारी कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना भैया, कैपेसिटी निकालना है तो हमको Q बाई V का रेशियो निकालना पड़ेगा, तभी वो फार्मूला डिराइव होगा। ऐसे ही सेल्फ इंडक्टेंस अगर निकालना है तो आपको फ्लक्स और करंट से निकालना पड़ेगा। आपको इसमें करंट देना पड़ेगा,
कितना फ्लक्स इसमें बना, फ्लक्स डिवाइडेड बाय करंट का रेशियो, सेल्फ इंडक्टेंस आएगा। लेकिन जब पूरा फाइनल फार्मूला निकल के आता है तो उसमें फ्लक्स और करंट का रोल ही खत्म हो जाता है। तो ये इंडक्टर कॉइल बनी, मतलब इसमें सेल्फ इंडक्टेंस आ गया। अगर ये ऐसी है तो अलग रहेगा, इसके अंदर कोई मीडियम डाल दो, सेल्फ इंडक्टेंस चेंज हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्न बदल दो, सेल्फ इंडक्टेंस चेंज हो जाएगा, लेंथ बदल दो, सेल्फ इंडक्टेंस चेंज हो जाएगा, ये क्रॉस सेक्शन थोड़े छोटे कर दो, चेंज हो जाएगा, टॉरॉइड बना दो, अलग हो जाएगा सेल्फ इंडक्टेंस उसका। समझ गए? समझ गए कि नहीं? ऐसे ही म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए है, ऐसे ही म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए है। ये ओरिएंटेशन में अलग म्यूचुअल इंडक्टेंस है, इसके लिए अलग है, इसको इसके अंदर डाल दो, अलग हो जाएगा। और जरूरी नहीं कि म्यूचुअल इंडक्टेंस तो कॉइल के बीच में ही होगा। एक स्ट्रेट वायर ले लो, एक कॉइल ले लो, उनमें भी क्या होगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस आ जाएगा, है ना। एक स्ट्रेट वायर ले लो भाई, एक स्ट्रेट वायर ले लो, एक कॉइल ले लो, म्यूचुअल इंडक्टेंस है। जरूरी नहीं कि कॉइल का शेप लो, स्ट्रेट वायर ले लो, लूप ले लो, वहां पे सिंगल टर्न वाली ले लो, कोई रेक्टेंगल पोर्शन ले लो, म्यूचुअल इंडक्टेंस रहेगा। मतलब ये है कि ये दो सिंगल सिंगल वाली ऐसी कॉइल के लिए भी म्यूचुअल इंडक्टेंस हो जाएगा। ऐसा अरेंजमेंट का अलग म्यूचुअल इंडक्टेंस है, इसका अलग है, इसका अलग है, ऐसे का अलग है। हर अरेंजमेंट का अलग अलग म्यूचुअल इंडक्टेंस, भले वही सेम ही कॉइल है, आपने ओरिएंटेशन बदल दिए, म्यूचुअल इंडक्टेंस बदल जाएगा। हाँ, लेकिन एक बात है, हमको हर केस के लिए, ऐसी बहुत सारी सिचुएशन हो सकती है, हर किसी के लिए हमको म्यूचुअल इंडक्टेंस कैलकुलेट नहीं करना है। हमारे सिलेबस में सिर्फ सिमेट्रिक पोर्शन का म्यूचुअल इंडक्टेंस कैलकुलेट करना है, जिसका हम लोग कर सकते हैं, सभी का नहीं। जैसे कैपेसिटर, भाई हमने सिर्फ पैरेलल प्लेट के बारे में ही डिटेल में पढ़ा है, ना तो सिलेंड्रिकल के बारे में डिटेल में पढ़ा है, ना स्फेरिकल के बारे में पढ़ा, बस फार्मूला बस बता दिया मैंने। बाकी जो डिटेल स्टडी है हमारी, वो सिर्फ किसके लिए, पैरेलल के लिए। बट कैपेसिटर में ऐसा थोड़ी कि सिर्फ पैरेलल ही होता है, ठीक है। तो वो हमारा अभी सिलेबस की स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से है बेटा, कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। तो ऐसी कितनी भी सिचुएशन ऐसी बन सकती है ना। एक कॉइल ले लिया मैंने, मान लो ये करंट कैरिंग वायर है, एक कॉइल और एक करंट कैरिंग वायर, इसका भी म्यूचुअल इंडक्टेंस आ जाएगा, ठीक है। ये कॉइल दिख रही है, ये करंट कैरिंग वायर, इसका भी म्यूचुअल इंडक्टेंस है, ऐसे पे भी अलग होगा, ऐसे पे भी अलग होगा। लेकिन जरूरी नहीं है कि आप हर सिचुएशन का कैलकुलेट करो। क्वेश्चन वही पूछे जाते हैं मेंस में, नीट में, एडवांस में, जिनका कैलकुलेशन आप कर सको, जिसमें लॉजिक लगा के कैलकुलेशन हो जाए। हर किसी भी चीज का नहीं निकाल सकते म्यूचुअल इंडक्टेंस, समझ गए? लेकिन होता है, ठीक है। ये सिंगल कॉइल है, इसका भी सेल्फ इंडक्टेंस है भाई, इसका भी सेल्फ इंडक्टेंस है, इसका भी सेल्फ रिस्पेक्ट है। सेल्फ इंडक्टेंस मतलब एक प्रकार से सेल्फ रिस्पेक्ट हो गया, है ना। और म्यूचुअल इंडक्टेंस मतलब म्यूचुअल रिस्पेक्ट हो गया। क्लियर हो गया बात? समझ गए? हाँ सर। तो सर यहाँ पे पी और एस कॉइल है, तो पी के वजह से एस में करंट इंड्यूस हो रहा है, तो पी की मैग्नेटिक फील्ड में मॉडिफिकेशन आएगा क्या कुछ उसकी खुद की मैग्नेटिक फील्ड में? वो क्यों आएगा भैया, इसने तो एक बार बना दिया, वो कहां से लौट के आ रही मेरे पास, मेरे को क्या लेना देना। इसकी फील्ड बनी, अब वो कहां से लौट के आ रही मुझे क्या पता, इसको थोड़ी पता कि ये कहां से आ रही है, इसको थोड़ी पता कि इसको क्रॉस कर रही है। ये हटा देगा तो भी वो यहीं से रहेंगी। अरे भाई, ये वाली जो कॉइल यहाँ पे लगी हुई है, ये वाली, इसकी फील्ड बनी है, ये कॉइल यहाँ रखो चाहे ना रखो, इसकी फील्ड तो रहेगी ना। इसको और पास में लाओगे, इससे ज्यादा जाने लगेगी। समझ गया अभी? तो सर मैं वही तो बोल रहा था, जैसे आपने जो पी पॉइंट बनाया है, वहाँ पे एक फेज से आप करंट निकाल रहे हो पी के एक साइड से, और दूसरे साइड से आप मैग्नेटिक फील्ड को अंदर ला रहे हो। एक से डायरेक्शन अलग अलग है दोनों कॉइल का। क्या 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 डायरेक्शन, मतलब सर डायरेक्शन आपने अलग अलग बनाया है। सॉरी, 1 मिनट 1 मिनट, ये 1 मिनट, ये डायरेक्शन ऐसा बनाना पड़ेगा ना भाई, सॉरी। तो इसको लेके कंफ्यूज हो गए थे क्या? इतना छोटी बात पहली बता देते ना, वो मेरे से प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई थी डायरेक्शन बनाने के लिए। अभी ठीक है क्या डायरेक्शन? हाँ सर अब ठीक है। अरे कोई यार, कंफ्यूज, ठीक है, चल, बहुत सारी चीजें निकल के आ गई, लेकिन उसी से अभी ठीक है, क्लियर है? हेलो? हाँ सर। हाँ ओके। वो मुझे भी ध्यान नहीं था, मैंने देखा नहीं वो डायरेक्शन बनाते टाइम यहाँ पे, तो ये तो बोल देना चाहिए था। ठीक है, अभी क्लियर हो गया सब कुछ?
तो देखो भाई सीधा सा फंडा है, ये दो कॉइल ऐसी रखी हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस है, करंट दो या ना दो, अगर इसमें करंट दोगे इसकी फील्ड लाइन बनेगी, अब तुम इसको इसके पास लाओ या ना लाओ क्या फर्क पड़ता है यार, है ना। तो ऐसे ही दो कॉइल को आपने बस ऐसा रख दिए जोड़े से, म्यूचुअल इंडक्टेंस आ गया। जरूरी नहीं कि इस तरह की कॉइल लो, ये ऐसी भी ले लोगे तो भी म्यूचुअल इंडक्टेंस आ जाएगा, ऐसा रखोगे तो भी म्यूचुअल इंडक्टेंस आएगा। ये एक कॉइल ले लो, एक ऐसा वायर ले लो स्ट्रेट वायर, इस सिस्टम का भी म्यूचुअल इंडक्टेंस है। समझ गए कि नहीं? क्लियर हो गया बेटा? अरे बोलो जल्दी से, बोलो जल्दी से भाई, समझ गए? हाँ, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए भी करंट और फ्लक्स का होना जरूरी नहीं है, दो कॉइल का आपस में आसपास होना जरूरी है। तो ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। तो कैलकुलेशन पर्पस के लिए ध्यान देना, मैं ये मिटा देता हूं, कैलकुलेशन पर्पस के लिए ध्यान देना। दिस इज पेज नंबर 3, दिस इज पेज नंबर 3, ठीक है। कैलकुलेशन के लिए ध्यान देना, तो जो कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस है, फ्लक्स इन सेकेंडरी कॉइल अपॉन करंट इन प्राइमरी कॉइल, या फ्लक्स इन प्राइमरी कॉइल या पी कॉइल एंड करंट इन सेकेंडरी कॉइल, इसका जो रेशियो रहेगा ये हमेशा फिक्स रहेगा और यही होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस। ये ध्यान रखो ऐसा, दिस इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस। और इसकी यूनिट भी क्या आएगी, देखो यहाँ पे फ्लक्स की यूनिट क्या होती है, SI यूनिट ऑफ M इज वेबर पर एम्पियर एंड दैट इज अगेन हेनरी। तो अब इसके बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हेनरी के बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने सेल्फ इंडक्टेंस में कर लिया, उसमें पढ़ लिया है ना। तो व्हाट इज M हियर, M इज म्यूचुअल इंडक्टेंस, और ये किस पे डिपेंड करता है म्यूचुअल इंडक्टेंस, it depends on configuration, ऐसा लिख दो, configuration of two coil, दो कॉइल के कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करेगा। Their orientation, medium, number of turns, etc. ये, but it does not depend on, किस पे डिपेंड नहीं करेगा, it does not depends on, किस पे डिपेंड नहीं करेगा, ये depends on, किस पे डिपेंड नहीं करेगा बेटा, मैग्नेटिक फ्लक्स एंड करंट, मैग्नेटिक फ्लक्स एंड करंट, मैग्नेटिक फ्लक्स और करंट पे डिपेंड नहीं करेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स और करंट पे डिपेंड नहीं करेगा, किस पे डिपेंड करेगा, ये मैग्नेटिक फ्लक्स और करंट पे डिपेंड नहीं करेगा, किस पे डिपेंड करेगा, बोलो जल्दी से, मैग्नेटिक फ्लक्स और करंट पे डिपेंड नहीं करेगा, किस पे डिपेंड करेगा, ये अरेंजमेंट ऑफ कॉइल। हाँ, अरेंजमेंट ऑफ कॉइल, उसका ओरिएंटेशन कैसा है, उनमें नंबर ऑफ टर्न्स कैसे हैं, इन बात को मीडियम है कि नहीं है, इस बात पे डिपेंड करेगा, और बाकी किसी बात पे डिपेंड नहीं करेगा। तो एक चीज देखो, कैपेसिटर में जो कहानी हमने पढ़े, सेम स्टोरी यहाँ पे आ रही है ना, बिल्कुल वैसे के वैसे फीचर्स आ रहे हैं, सब कुछ वैसे ही आ रहा है यहाँ पे, कैपेसिटर और यहाँ पे इंडक्टर। देखो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में ना तीन बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं, रेजिस्टेंस, कैपेसिटर और इंडक्टर। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में तीन बड़े इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं, कैपेसिटर, रेजिस्टेंस एंड इंडक्टर। कैपेसिटर पढ़ लिया, रेजिस्टेंस पढ़ लिया, भाई इंडक्टर बचा था, ये भी हो गया अपना पढ़ के, ठीक है, समझ गए ना। तो रेजिस्टेंस लेकिन कैसा होता है, रेजिस्टेंस होता है पैसिव डिवाइस, एक्टिव नहीं होता रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस एनर्जी स्टोर नहीं करता, रेजिस्टेंस क्या करता है, एनर्जी खर्च करता है, समझ गए ना, स्टोर नहीं करता वो सर्किट की एनर्जी, खर्च करता है। और कैपेसिटर और इंडक्टर क्या करते हैं, ये एनर्जी स्टोर करते हैं, ये एक्टिव डिवाइस होते हैं। रेजिस्टेंस पैसिव डिवाइस होता, भैया वो एनर्जी खर्च करता, वो एनर्जी स्टोर नहीं करता, मेरे को एनर्जी स्टोर नहीं करता, मेरे को खर्च करता है। और कैपेसिटर और इंडक्टर क्या करते हैं, सर्किट में एनर्जी देते भी और एब्जॉर्ब भी करते हैं, ठीक है, ये खर्च नहीं कर सकते, या तो स्टोर कर लेंगे या दे देंगे, समझ गए, बैंक जैसा काम हो गया इनका।
क्लियर हो गया बेटा, एनर्जी बैंक हो गई एक प्रकार की, क्लियर हो गया। और रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या होते हैं, एनर्जी को खर्च करते सर्किट में। तो रेजिस्टेंस इज अ पैसिव डिवाइस एंड कैपेसिटर एंड इंडक्टर इज अ एक्टिव डिवाइस इन द सर्किट। समझ गए, समझ गए बच्चों? अरे बोलो जल्दी से, समझ गए कि नहीं, समझ गए? यस सर। नहीं समझा? अरे नहीं समझा क्या बालक? समझ गया सर। चलो ठीक है, फटाफट नोट करो इसको, फिर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कैलकुलेशन के लिए, है ना, कैलकुलेशन के क्वेश्चन देखते हैं। सर हाँ बोलो। मतलब सर इसका एक ही काम है कि इलेक्ट्रिसिटी खर्च करना। इसका इसका काम खर्च करना नहीं है, इसका काम स्टोर करना है। जरूरत पड़ेगी तो सर्किट में देगा, ज्यादा आ गई तो स्टोर करेगा। कैपेसिटर का भी यही काम होता है। खर्च कौन करता है? रेजिस्टेंस खर्च करता है, ठीक है। तो ये एक्टिव डिवाइस होते हैं और रेजिस्टेंस पैसिव डिवाइस होते हैं। क्या? हेलो, अभी थोड़ी देर पहले आप बोल रहे थे ना। अरे भाई पूरा तो सुना करो, मैंने क्या बोला था। मैंने ये बोला था कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में तीन बड़े इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं, रेजिस्टेंस, कैपेसिटर और इंडक्टेंस या इंडक्टर कॉइल, है ना। कोई भी आप इलेक्ट्रॉनिक सर्किट उठा के देखना, रेजिस्टेंस लगेगा, भले वो कार्बन रेजिस्टेंस हो, उनमें कैपेसिटर लगते ही हैं, है ना, और उनमें इंडक्टर भी लगते हैं। समझ गए कि नहीं? तो इंडक्टर और कैपेसिटर ये एनर्जी बैंक है, एनर्जी बैंक है एक प्रकार की। तो अगर कहीं ज्यादा एनर्जी आ गई तो एब्जॉर्ब कर लेगा, और अगर कम पड़ रही तो दे देते हैं सर्किट में। और रेजिस्टेंस क्या करता है? खर्च करता है। खर्च करने का मतलब समझिए, रेजिस्टेंस में एनर्जी डिसिपेट होती है, वो एब्जॉर्ब नहीं करता, वो क्या करता है? सिर्फ खर्च करता है। डिसिपेट होती है हीट के फॉर्म पे, लाइट के फॉर्म पे एंड अदर फॉर्म पे। समझ गया? समझ गया कि यस नहीं? सर। हाँ ओके, नोट कर लो, फटाफट नोट कर लो इसको। मतलब सर कैपेसिटर और इंडक्टर का काम एक जैसा है। हाँ, कैपेसिटर और इंडक्टर का काम एक जैसा होता है। कैपेसिटर भी एनर्जी स्टोर करता है, ये भी करता है। जरूरत पड़ती तो कैपेसिटर भी सर्किट में एनर्जी देता है, ये भी देता है। लेकिन एनर्जी स्टोरेज का जो तरीका वो अलग अलग है। तरीका मतलब समझ गया? कैपेसिटर में कौन से फॉर्म पे एनर्जी स्टोर होती है? कैपेसिटर में कौन से इलेक्ट्रिक फॉर्म पे? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रोस्टैटिक, हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म पे, सीधा सीधा बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म पे एनर्जी स्टोर होती है किसमें? कैपेसिटर में। और इंडक्टर में किस फॉर्म पे एनर्जी स्टोर होती है? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म पे। बस इतना ही डिफरेंस है, काम दोनों का एक ही है ना। एक में मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म पे एनर्जी स्टोर है और एक में इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म पे एनर्जी स्टोर है। समझ गया? समझ गया बेटा? हेलो, समझ गए कि नहीं? यस सर। ओके, नोट कर लो इसको फटाफट। हो गया नोट करके? नोट करके हो गया? हाँ? क्या बोलो बेटा, कुछ बोल रहे हैं? हेलो, अरे हो गया नोट करके क्या? हाँ सर। ठीक है, मिटा दो। अब देखो यहाँ पे ना इंड्यूस ईएमएफ कैसे आती है। इंड्यूस ईएमएफ, now this is पेज नंबर 4। ठीक है, देखो अभी, अब यहाँ पे हमने क्या पढ़ा अभी? म्यूचुअल इंडक्टेंस विल बी गिवन बाय NS phi S अपॉन IP या फिर MP phi P डिवाइडेड बाय IS। ठीक है, ये फार्मूला हमको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे ध्यान देना, सिंस NS phi S is equals to mutual inductance into current in primary coil। अभी मैंने ये बताया था कि अगर ये वाली बटन को चट-चुट करोगे, चट-चुट मतलब समझ गए? बटन को चट-चुट करने का मतलब समझ गए कि नहीं? ये वाली बटन को चट-चुट करोगे, बार-बार दबाओगे, खोलोगे, हैं? समझते हो कि नहीं इसको? स्विच को बार-बार ऑन ऑफ करना। ये देख, आवाज आ रही है, स्विच लगा हुआ है यहाँ पे ऐसे,
तो इसको बार बार अगर चालू बंद करोगे क्या होगा भैया, ये जो फील्ड लाइन यहाँ पे बन रही है, ये इसकी फील्ड लाइन यहाँ पर क्या होने लगेंगी, बदलने लगेंगी। ये जो फील्ड लाइन है गायब होंगी फिर आएंगी, गायब होंगी फिर आएंगी, गायब होंगी फिर आएंगी। और ये गायब होने और फिर आने से क्या होगा, यहाँ पर का फ्लक्स बदलेगा और ये गैल्वेनोमीटर में हरकत होने लगेगी, है ना। ये गैल्वेनोमीटर में हरकत होगी मतलब डिफ्लेक्शन शो होगा, मतलब इस सर्किट में भी करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। आप करंट यहाँ पे चेंज कर रहे हो और यहां पर भी आपको करंट देखने को मिल रहा है। आपने यहां पे आप करंट चेंज कर रहे हो और यहां पे ईएमएफ प्रोड्यूस हो रही है, यहां पे बैटरी बन रही है, एक प्रकार से करंट फ्लो हो रहा है। तो इस कॉइल में करंट चेंज किए, ईएमएफ कौन सी वाली कॉइल में बनी, दूसरी वाली कॉइल में ईएमएफ जनरेट हुई। ये कॉइल यहाँ पे, ये कॉइल यहाँ पे, इसमें करंट चेंज किए, इसमें ईएमएफ डेवलप हो गई। तो ये जो ईएमएफ होती है इसको हम लोग फिर से यहां पर भी हम इसको बोलते हैं इंड्यूस ईएमएफ, लेकिन ये म्यूचुअल इंडक्टेंस के कारण हुई है। तो फैराडेस फर्स्ट लॉ जब हम लोग पढ़ रहे थे तो यही तो था फैराडे फर्स्ट लॉ कि फ्लक्स में चेंज होना चाहिए इंड्यूस ईएमएफ के लिए। तो यहाँ पे फ्लक्स में चेंज हो गया, यहाँ पे मैं डिफरेंशिएट कर दूं इसको, तो d/dt ऑफ ns into phi s is equals to, ये कांस्टेंट टर्म है, एंड d/dt ऑफ ip, है ना, ये तो कांस्टेंट था। तो बेटा ये जो टर्म आ गया रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल, तो ये किसके बराबर हो गया, माइनस ऑफ इंड्यूस ईएमएफ ऑफ एस कॉइल, है ना, एंड इट इज इक्वल्स टू m into dip अपॉन dt। तो अब आगे से याद रखो, ये हमारे पास फार्मूला निकल के आ गया, इंड्यूस ईएमएफ ऑफ सेकेंडरी कॉइल, इंड्यूस ईएमएफ ऑफ एस कॉइल is equals to म्यूचुअल, माइनस साइन आ जाएगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस into dip अपॉन dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन प्राइमरी कॉइल, और विथ नेगेटिव साइन के साथ में यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये इंड्यूस ईएमएफ यहाँ पर किया जाएगी। एंड सिमिलरली इंड्यूस ईएमएफ ऑफ पी कॉइल के लिए अगर हमको लिखना है तो इट इज माइनस साइन ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ DIS अपॉन DT, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन सेकेंडरी कॉइल। तो जो हमने बेटा सेल्फ इंडक्टेंस के लिए, सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ के लिए, अच्छा जो सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ है ना उसको बैक ईएमएफ भी बोलते हैं, तो सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ बनती है उसको बैक ईएमएफ भी बोलते हैं, है ना। ठीक है, ध्यान रखने की भाई बैक ईएमएफ क्या है। बैक ईएमएफ मतलब जो इंडक्टर कॉइल में सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ जो जनरेट होती है दैट इज आल्सो बैक ईएमएफ। तो ये ध्यान रखो, यहाँ पे ये क्लियर हो गया बेटा फार्मूला कैसे हमने किया यहाँ पे। कोई डाउट, हेलो कोई डाउट है क्या, अरे बोलो भाई, कोई डाउट, कैलकुलेशन में कोई डाउट है क्या, समझ गए, फार्मूले में समझ गए, कॉन्सेप्ट में कोई डाउट है क्या, कुछ बोलते नहीं हो यार तुम लोग, बिल्कुल ऐसे पढ़े रहते हो मुर्दे टाइप, आवाज ही दे रहे, समझ गए। हाँ सर। यस सर। लिख लो अभी इसको, फटाफट लिख लो जरा, फिर क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। सर हाँ बोलो क्या। अगर दोनों कॉइल को करंट दिए और कोई भी एक कॉइल का करंट कम ज्यादा करे तो फिर क्या होगा। एक कॉइल को करंट दिए और दोनों कॉइल को दिए, दोनों को दिए, हाँ सर, और एक को कम ज्यादा किए तो देख अगर मान ले इसमें भी करंट दिया और एक का कम ज्यादा कर रहा तो इसमें इंड्यूस ईएमएफ अलग होगी, और एक तो ये 3 यहाँ पे वो जो करंट दे रहा है तो वो तो रहेगी, लेकिन इसके कारण जो फ्लक्स बदलेगा वो एक और प्रोड्यूस होगा फिर वहां पे। ठीक है, समझ गया। मतलब सर वो सेल्फ वाली और दूसरे की माइनस प्लस हो जाएगी ना। हाँ, इसकी तो सेल्फ वाली देख, एक तो इंड्यूस ईएमएफ वाली और जो पहले से करंट है, अगर ऐसी सिचुएशन बनेगी हो सकता माइनस भी हो सकता प्लस भी हो सकता है, क्योंकि फ्लक्स कैसा चेंज हो रहा उस बात पे यहाँ पर की इंड्यूस ईएमएफ डिपेंड करेगी ना, समझ गया। हेलो
यहाँ पे फ्लक्स कैसा चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग डायरेक्शन आएगा। अब आपने पहले से करंट दे के रखा, उससे क्या फर्क पड़ता है भाई? उसका करंट हो सकता है अपोजिट डायरेक्शन वाला, वो हो सकता है सपोर्टिंग डायरेक्शन वाला। पहले से जो करंट दे रहा है ओरिएंटेशन पे डिपेंड करेगा। क्या बेटा? ओरिएंटेशन पे डिपेंड करेगा। हाँ, ओरिएंटेशन पे करंट का डायरेक्शन, इंड्यूस ईएमएफ का फील्ड का ये फील्ड डायरेक्शन नहीं, ये फील्ड देख, इसकी जो फील्ड बननी है ना वो तो बनेगी। अब आप ये वाली कॉइल को कैसे ओरिएंटेशन पे ले रहे हैं? जैसे ये एक कॉइल है, इसकी फील्ड बन गई। अब आप इसको कैसे रख रहे हो? ऐसे रख रहे हो कि ऐसे रख रहे हो कि ऐसे रख रहे हो, है ना? अगर ऐसे रखोगे तो बहुत कम फ्लक्स पास होगा, ऐसे रखोगे तो ज्यादा होगा, ऐसा रखोगे तो सबसे ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा म्यूचुअल इंडक्टेंस ये वाले केस में बनेगा, ठीक है। और अगर ऐसा 90 डिग्री का एंगल कर दोगे तो बहुत कम बनेगा म्यूचुअल इंडक्टेंस, या जो कोफिशिएंट है उसकी वैल्यू बहुत कम होगी। जैसे रेजिस्टेंस वोल्टेज और करंट पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन किसी सर्किट का रेजिस्टेंस निकालना तो आपको V/I करना पड़ता है, R = V/I, है ना। कैपेसिटर Q और V पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन कैपेसिटी निकालना तो Q/V का रेशियो चाहिए। इंडक्टेंस फ्लक्स और करंट पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन अगर आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस या सेल्फ इंडक्टेंस निकालना तो फ्लक्स/करंट का रेशियो चाहिए, ठीक है। समझ गया बेटा? तो अब ये यहाँ पे ये ओरिएंटेशन में भी म्यूचुअल इंडक्टेंस है, ऐसे में भी है, जबकि कॉइल वही है। ऐसे में अलग म्यूचुअल इंडक्टेंस रहेगा, ऐसे में अलग रहेगा, और ऐसा अंदर डाल दोगे तो अलग रहेगा। क्लियर हो गया बेटा? हेलो, बोलो अभी। समझ गए? हाँ, ओके। तो अगर दोनों कॉइल में करंट देते हो तो अब ये बात आएगी कि भाई यहाँ पे फ्लक्स कैसे चेंज हो रहा है। देख, इसमें जो इंड्यूस ईएमएफ आएगी वो फ्लक्स में कैसा चेंज हो रहा है उस बात पे डिपेंड करेगी। और जो पहले से करंट है वो तो है ही सर्किट में, हो सकता है जो टोटल करंट हो यहाँ पर का वो बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है टोटल करंट। अगर इंड्यूस ईएमएफ सपोर्टिंग वाली आ गई तो टोटल करंट बढ़ जाएगा, और अगर अपोजिंग वाली आ गई तो टोटल करंट डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। समझ गए? ओके, मिटा दूं अभी इसको, मिटा दूं, डायग्राम मिटा दूं? यस सर। देखो एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे, फिर म्यूचुअल इंडक्टेंस के क्वेश्चंस हम लोग कल करेंगे, बट यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ वाला एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ये मान लो बेटा एक प्राइमरी कॉइल है ऐसी, यहाँ पे बैटरी लगा दी है हमने, वेरिएबल बैटरी लगा दिया मैंने, ठीक है। ये इसमें करंट फ्लो हो रहा है, ये पी कॉइल है, और करंट की वैल्यू जो दी हुई है dIP/dt is 0.4 एम्पियर पर सेकेंड। यहाँ पे इसके बगल में ये दूसरी कॉइल ऐसी अरेंज है, यहाँ पे मान लो हमने गैल्वेनोमीटर लगा दिया, ठीक है। तो ये वाली कॉइल में इंड्यूस ईएमएफ आपको निकालना है, और इस अरेंजमेंट का ऑफ एस कॉइल ये आपको निकालना है, ठीक है। कितना है? और इस अरेंजमेंट का जो म्यूचुअल इंडक्टेंस दिया हुआ है इट विल बी इक्वल्स टू 200 हेनरी, या मिली हेनरी को देता हूं मैं, है ना। हेनरी बड़ी यूनिट होती है, 200 मिली हेनरी इस अरेंजमेंट का म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो कैसे करोगे बेटा? यहाँ पे फार्मूला क्या आएगा? इंड्यूस ईएमएफ ऑफ एस कॉइल माइनस ऑफ एन dIP/dt। म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना दिया हुआ है यहाँ पर? व्हाट इज म्यूचुअल इंडक्टेंस? 200 मिली हेनरी 10⁻³ और करंट यहाँ पे 0.4 एम्पियर पर सेकंड के रेट से बढ़ रहा है। तो बस यहाँ पे आपको वैल्यू पुट करना है। ये कितना बन जाएगा यहाँ पे? इट इज 80 × 10⁻³ वोल्ट में आंसर आ जाएगा, या -80 मिली वोल्ट। अब एक बात है, यहाँ पे माइनस साइन क्या शो कर रहा है? यहाँ माइनस साइन क्या शो कर रहा है? माइनस साइन क्या शो कर रहा है? बोलो जल्दी से। माइनस साइन डायरेक्शन शो करता है कि भाई यहाँ पे डायरेक्शन कैसा आएगा, ठीक है, इंड्यूस ईएमएफ का। बट वो डायरेक्शन तभी निकाल पाओगे
कि यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स कैसा बन रहा है, मतलब लेंज लॉ से ही डायरेक्शन निकलेगा, है ना, इसका भी लेंज लॉ से ही डायरेक्शन निकलेगा। यहाँ पे डायरेक्शन थोड़ा और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता निकालना कि कैसा है, क्योंकि लेंज लॉ आप ये वाली कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड कैसे, इसमें फ्लक्स कैसे चेंज हो रहा है, उसका डायरेक्शन क्या है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, उसके अकॉर्डिंग ये बनेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखोगे तो ये करंट ऐसा अगर आ रहा है, ये इस तरह से आ रहा है, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रही है वो ऐसी वाली आ रही है। ठीक है, ये ऐसी आ रही है इसकी। ठीक है, और ये मैग्नेटिक, अगर इसका करंट बढ़ेगा तो ये फील्ड लाइंस बढ़ेंगी, तो इसमें इंड्यूस ईएमएफ ऐसी होगी कि ये इस फील्ड लाइन को ना बढ़ने दे, ना बढ़ने दे, इस तरह से होगी। ठीक है, तो इंड्यूस ईएमएफ का कैलकुलेशन ऐसे करोगे। समझ गए बच्चों? हेलो, अरे बोलो तो कुछ, समझ गए कि नहीं? समझ गए? ठीक है, नोट कर लो इसको भी, जल्दी से नोट कर लो। देख, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कौन सा पोल बन रहा है, ये इसका, यहाँ पे कौन सा पोल है, नॉर्थ, और यहाँ पे कौन सा पोल दिख रहा है, साउथ पोल, बराबर है। और ये फ्लक्स बढ़ रहा है, तो इंड्यूस ईएमएफ ऐसी आएगी कि यहाँ पे फ्लक्स को ना बढ़ने दे। लेंज लॉ लगाओगे तब डायरेक्शन पता चलेगा। ठीक है, तब डायरेक्शन पता चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका अपोज कैसे होगा कि यहाँ पे भैया साउथ और यहाँ पे क्या बने, नॉर्थ पोल बने, मतलब करंट का डायरेक्शन इसके अपोजिट आए यहाँ पर से, और अपोजिट अगर आता है तो नीचे के डायरेक्शन की तरफ बनना चाहिए, मतलब दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, और इंड्यूस करंट का डायरेक्शन अगर ये, तो नीचे नेगेटिव और ऊपर क्या बनेगा, सॉरी, हाँ, यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ में नीचे नेगेटिव, उल्टा बना दिया मैंने, यहाँ पे नीचे के डायरेक्शन में क्या बनेगा बेटा, प्लस साइन, और ऊपर के डायरेक्शन में माइनस साइन वाली, इस तरह की इंड्यूस ईएमएफ यहाँ पे क्रिएट होगा। ठीक है, हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग, कौन बोल रहा है? क्या क्या है, मुझे आवाज नहीं आ रही थी। हेलो, हो गया क्या ये नोट करके? हेलो, हो गया क्या बेटा? अरे हो गया क्या, जल्दी बोलो। यस सर। ठीक है, बाकी का कल करेंगे हम लोग फिर ना, आज की क्लास एंड करता हूँ।